हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के विज्ञान का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग इसका पहला सेट सॉल्व करेंगे। तो सेट एक है 2024 का, सेट नंबर है 824 आईजे। इसमें सबसे पहले दिया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा हुआ उपभाग एक, और उपभाग एक में फिजिक्स से क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फिर दूसरे में दिया है कि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तीसरा लिखा है ध्रुव तथा फोकस के बीच। और चौथा में कभी बन सकता है, वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें केवल दो स्थिति होता है। ये हो गया कलई वाला भाग और ये परावर्तक तल है। तो पहले में क्या होता है, ये हम लोग का हो गया पोल और ये इसका हो गया मुख्य फोकस। तो पहले भाग में होता है जब वस्तु अनंत पर होता है। तो वस्तु अनंत पर होता है तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और परावर्तन के पश्चात क्या होती है, ऐसे फैल जाती है। ये ऐसे फैल जाएगी और कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण के पीछे फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ अपवर्तित या परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं वही प्रतिबिंब बनता है। तो पहले केस में प्रतिबिंब ए पे बन रहा है, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है कि फोकस पे बन रहा है। दूसरा होता है कि जब वस्तु अनंत और ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, यह हो कि जब वस्तु अनंत और पोल ध्रुव के बीच हो तो इसमें एक प्रकाश या किरण जो होगा ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ये हो गया इसका मुख्य फोकस और ये है वक्रता केंद्र। तो ये जब पर इस पे टकराएगी तो ऐसे फैल जाएगी, टकरा कर फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। और ये कहाँ से मिलती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। और दूसरा प्रकाश से किरण जो है ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी ऐसे। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो टकरा कर उसी मार्ग से फिर वापस लौट जाती है। तो इसमें ये ऐसे जाएगी, लेकिन हम जब इसको पीछे तक बढ़ाएंगे तो ये वक्रता केंद्र सी से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इस जहाँ ये दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, जब यहाँ काटेंगी तो प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। और कहाँ बन रहा है, ध्रुव और फोकस के, ये फोकस है और ये ध्रुव इसके बीच में बन रहा है। इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो वह, ऑप्शन दिया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, या पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर कब हटेगी, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया कांच, ये है सघन माध्यम, और ये हमारा है वायु, है विरल माध्यम। तो मान लेते हैं प्रकाश की किरण ऐसे वायु से आ रही है, ये हो गया विरल माध्यम। ठीक है, तो अगर ये अपवर्तित नहीं होती तो ऐसे सीधा जाती बिना अपवर्तन के, लेकिन ये अपवर्तित हो जाती है, ये हम लोग का हो गया अभिलंब। तो जब ये अपवर्तित वो नहीं होती तो ऐसे सीधा जाती, लेकिन ये मुड़ जाती है, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जा रही है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, तो ये यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, और मान लेते हैं इसका अभिलंब हो गया सीधा, तो फिर जब वो अपवर्तन होगा तो ये इसका वास्तविक हो गया रास्ता, जाती तो ऐसे जाती लेकिन अपवर्तन के पश्चात ऐसे दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। तो जब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो इसमें क्या होगा, इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तीसरा दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेमी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो ए बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी, इसमें दिया हुआ है वस्तु की दूरी को यू सूचित करते हैं और ये हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस 30 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी निकालना है। तो लेंस सूत्र से क्या होता है, लेंस सूत्र से होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f का मान है 15, तो लिखेंगे 1/15 बराबर v है, हम लोग को निकालना है, माइनस और 1/-30। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/30। अब उनको भी का मान निकालना, तो 1/30 को ले जाएंगे दाएं साइड, हो जाएगा बाएं साइड लाएंगे तो 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v। 15 और 30 कैल्शियम निकालेंगे, 15 और 30 कैल्शियम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30 1 हो गया बराबर 1/v। तो 2 में से घटाएंगे 1/30 बराबर 1/v। तो आंसर हो जाएगा हमारा का v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस में वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ रखा गया है, 2f 2f पर रखा गया है। और जब 2f पर बन रहा है तो प्रतिबिंब भी लेंस के दूसरी ओर 2f पर बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला होगा 30 सेमी, पहला भी नहीं होगा, इसमें लिखा है 30 सेमी वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। फिर बी में लिखा हुआ कि 30 सेमी और वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। तो कौन सा आंसर होगा, बी वाला आंसर होगा 30 सेमी वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो जब प्रिज्म से, जैसे प्रिज्म है और इसे प्रकाश ऐसे जाता है तो अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंग में बढ़ जाता है। तो सबसे ऊपर होता है लाल और सबसे नीचे होता है बैंगनी। इससे पूछा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश, तो प्रिज्म के आधार से सबसे दूर का प्रकाश, तो प्रिज्म के आधार से सबसे दूर का प्रकाश कौन सा है, लाल है, और सबसे नजदीक है बैंगनी। तो सबसे पूछा है दूर का प्रकाश, यानी कि दूर का प्रकाश लाल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद दिया कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, या विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, आवेश का, या विद्युत धारा धारा का। तो हम जानते हैं कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और आवेश और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एम्पियर सेकेंड पूछा है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का है। छठवें में दिया है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र जानते हैं कि ऊष्मा H बराबर होता है V²/R गुणे T, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे पहले दिया ऊष्मा H1, तो यहाँ H1 लिख देंगे बराबर V² पहले का है प्रतिरोध R1, तो यहाँ R1 लिखेंगे और समय है T, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर दूसरे का ऊष्मा हो जाएगा H2 बराबर V²/R2 गुणे T, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। हमको H1/H2 का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ निकालेंगे H1/H2, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो पहले H1 का मान लिखेंगे, H1 है V²/R1 गुणे T, और ये हो जाएगा V²/R2 गुणे T। इसमें T से T कट गया, V² से V² कट जाएगा और ये R2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग का हो जाएगा H1/H2 बराबर R2/R1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा छठवें का ए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक क्या है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है B बराबर F/IL। ठीक है, तो इसमें F क्या है, F होता है बल, इसका मात्रक होता है न्यूटन, जिसको N से सूचित करते हैं। I होता है धारा, जिसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, L है लंबाई, जिसको
मीटर सूचित करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो सत्य का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? तो मेथेन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, और CH4 है मतलब इसमें एक कार्बन से कितने, एक कार्बन है और इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हैं? 4। हम लोग जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये हो जाएगा इसका संरचना सूत्र। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। उसके बाद बता रहा है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन है? समजातीय श्रेणी मतलब एक ही तरह के ग्रुप में आते हो, जैसे कि पहला जो होता है वो मेथेन होता है, एल्केन, एल्केन होता है। उसके बाद एल्कीन होता है, फिर होता है एल्काइन। तो अगर सभी एल्केन है तो एक ग्रुप में आएंगे, सभी एल्कीन है तो एक ग्रुप में आएंगे, सभी एल्काइन है तो एक ग्रुप में आएंगे। तो इसे हम चेक कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है C2H4 और CH4। तो C2H4 और CH4 ये ग्रुप में नहीं है, क्योंकि इन लोगों का अलग फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, और जो एल्कीन होता है इसका होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये फार्मूला होता है। तो पहले इसमें आ जाते हैं हम लोग, C2H4 है तो सूत्र के अनुसार ये तो दोनों होगा नहीं। इसके बाद यहाँ CH4 C2H6। तो ये CH4 मीथेन का हो गया, और ये किसका है? ये एथेन का है। जब हम कार्बन n=2 रखते हैं, फॉर्मूला क्या है एल्केन का? CnH2n+2। तो अगर एक n=1 रखेंगे तो हो जाएगा n=1, तो C हो गया, फिर 2 गुणे 1 + 2 यानी कि CH4। और जब n=2 रखते हैं तो हो जाएगा C2H, 2 गुणे 2 + 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि कितना हो जाएगा? C2H6। तो ये दोनों कौन से हैं? ये एल्केन है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये समजातीय श्रेणी है। फिर 10वां बताना है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल 2। पहला आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल होता है, इसका पीएच मान होता है 7, क्योंकि ना तो ये अम्लीय होता है और ना ये क्षारीय होता है। उसके बाद एंटीमनी। एंटीमनी क्या होता है? एंटीमनी एक उपधातु है। पर लिखा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। पहले इसमें दिया है एसिटिक अम्ल है CH3COH, और ये इसको हम कहते हैं, ये एथिल एल्कोहल है। ठीक है, और जब दोनों सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में विक्रिया करते हैं तो बनता है एस्टर बनता है, जिसको जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOC2H। तो हम क्या लिखेंगे? CH3COOC2H, इसको हम कहते हैं एस्टर। उपभाग 3। तो उपभाग 3 में बायोलॉजी के क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिकीय प्रक्रम में जो ऊर्जा मुद्रा होता है वो किसमें हम मापते हैं? ATP में मापते हैं। कोशिका में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको ATP में मेजर किया जाता है। उसके बाद दिया है कि 15 पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव पित्ताशय से नहीं होता है, किससे होता है? यकृत से होता है। परागकोश होते हैं, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में न बाह्य दल होता है, न अंडाशय होता है, बीजांड नहीं होता है। क्या होता है इसमें? परागकण पाए जाते हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां मतलब ऐसे पत्ती दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रक्रम होता है ये किसमें होता है? ब्रायोफिलम में होता है। पद 18 दिया है कि एक लिंगी फूल का उदाहरण। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है पपीते का फूल। उसके बाद 19 में दिया है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब। तो स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 180/80। 120 होता है अधिकतम और 80 होता है न्यूनतम। अगर 120 से ज्यादा हो गया तो रक्तचाप ज्यादा हो जाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, और 120 से कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला होता है कि इसमें कोई एक जीव है, उसको इसके आगे वाला जीव इससे भोजन प्राप्त करता है, फिर इससे फिर दूसरा जीव भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह का जब संबंध रहेगा तो उसको हम आहार श्रृंखला कहेंगे। इसमें पहले घास है, घास और गेहूं का कोई संबंध नहीं, गेहूं घास से भोजन प्राप्त कर नहीं पाएगा, और आम भी नहीं। तो ये हमारा पहला आंसर नहीं होगा। उसके बाद बी में दिया है कि घास है, बकरी है, मानव है। तो बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खा जाता है, यानी कि ये हमारा आहार श्रृंखला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है। इसे पहला उपभाग एक दिया है, तो इस उपभाग में हम लोग को मिलेंगे फिजिक्स से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी
रख दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से फोकस की दूरी याद कीजिए। तो पहले हम लिख लेंगे, इसमें वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है, तो वस्तु की दूरी को हम सूचित करते हैं u से, और u बराबर दिया है -25 सेंटीमीटर। और इसका आवर्धन दिया है m बराबर 1/2। आवर्धन को m सूचित करते हैं, और आधा दिया है मैंने 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और जो लेंस जो दर्पण होता है, इसका आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर माइनस का v बटे यू। एम की जगह हम लिख सकते हैं -v/u बराबर 1/2। और इसमें u बराबर है -25, तो u का मान रख देंगे। तो -v/-25 बराबर 1/2। ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। 25 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो v बराबर हो जाएगा 25/2। तो अगर इसको भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको इसमें निकालना है दर्पण की फोकस दूरी। तो लेंस सूत्र से, सॉरी, दर्पण का निकालना है। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो लिखेंगे 1/f बराबर v कितना है, v है 12.5। तो हम इस दशमलव को वाला मान न रख के हम जो बटे में दिया ये मान रख लेंगे। ये हो जाएगा 25/2। ऐसे क्वेश्चन हल करना आसान हो जाता है। प्लस 1/u, तो u कितना है, u है -25, 1/-25। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 1/f बराबर हम लिख सकते हैं 2/25 माइनस 1/25। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम होगा 25, और 2 में से घटाएंगे 1, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला में लिखा कि अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। तो लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, और लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जब अभिसारी दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में कौन सा अभिसारी किरण कहते हैं ऐसी प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु पर ऐसे इकट्ठा होती हैं, तो इसको कहते हैं अभिसारी कहते हैं। और अपसारी होता है जब एक बिंदु से ऐसे फैलती हैं, तो इसको अपसारी कहते हैं। तो अपसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखा गया है, और किरणें लेंस से 20 सेमी अक्ष पर फोकस होती हैं, ठीक है। तो जब फोकस हो रही हैं, तो जब हम सामने ऐसे अवतल लेंस रख रहे हैं, और यहाँ इधर 20 सेमी पीछे फोकस है, तो जहाँ फोकस होती है वही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि तब भी बराबर हमारा कितना हो जाएगा। और ये कहाँ बनता है, लेंस जिधर वस्तु है उधर ही बनता है। तो भी बराबर -20 सेंटीमीटर ले लेंगे। फोकस दूरी दिया है, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें निकालना है भी, यू निकालना है, वस्तु की दूरी निकालना है। तो लेंस सूत्र से हम लोग जानते हैं, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकस है 30, यहाँ लिख देंगे माइनस के 1/30 बराबर v है -1/20 माइनस 1/u। हमको 1/u का मान निकाला, u का मान निकालना है। तो ये माइनस में इसको ले जाएंगे हम बाएं साइड, प्लस हो जाएगा। -1/30 को ले जाएंगे दाएं साइड, ये प्लस हो जाएगा। 1/u बराबर, इसको इधर ले जा रहे हैं -1/30 को, तो प्लस का 1/30 हो गया, इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 1/20। तो 1/u बराबर 30 और 20 कैल्शियम निकालेंगे, इस कैल्शियम होगा 60, 30 दूनी 60, तो यहाँ 2 हो गया, 20 तिहाई 60, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 1/u बराबर घटाएंगे तो -1/60, तो u का मान निकल गया -60 सेंटीमीटर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि ताकि 4 ओम तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो पहले हम लिख लेंगे माना R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, और R3 बराबर 6 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कितना लाना है, इसमें 4 ओम लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसका चित्र बना लेते हैं। इसमें जो प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में, ठीक है। और इसमें एक प्रतिरोध को इसमें जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में।
तो इसमें जो ये R2 है, R2 बराबर 3 ओम, और R3 बराबर 6 ओम। इसको हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में, और जो R1 हमारा है इसको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। तो पहले हम निकालेंगे R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध। R2 तथा R3 का तुल्य प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं R डैश। तो जब समांतर क्रम में होगा तो 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि इसमें R2 और R3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। क्या लिखेंगे? 1/R डैश बराबर R2 दिया हुआ है 3, और R3 है 6, तो 1/6। 1/R डैश बराबर 3 और 6 कैल्सियम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 एक और 6 एकम 6 होते हैं, 1 हो गया। 1/R डैश बराबर 3/6, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो 1/R डैश बराबर हो गया 1/2। तो R डैश बराबर कितना निकल गया? 2 ओम। अब इसके बाद इसमें 3 ओम और 6 ओम, ये दोनों समांतर क्रम है, इनका तुल्य प्रतिरोध निकला 2 ओम। तो हम इसमें निकालेंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध R बराबर R डैश, ठीक है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध लिख रहा है R डैश और प्लस R1। तो R डैश है 2 ओम, और R1 भी कितना है? 2 ओम। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 ओम, ठीक है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरे में दिया है कितना आना चाहिए इसमें? 1 ओम आना चाहिए। तो 1 ओम कब होगा? जब तीनों प्रतिरोध किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। ऐसे ठीक है, तीनों समांतर क्रम में होंगे। ये हम लोग का हो गया R1, R2 और ये R3। इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमें लिख लेंगे 1/R, R1 है 2, तो 1/2, R2 है 3, तो 1/3, और R3 है 6, तो 1/6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें 2 3 6 का निकाल लेंगे एलसीएम। इस कैल्शियम निकालेंगे 6 होगा, 2 से 6 भाग देंगे 3 बार, तो यहाँ 3 हो गया। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 6 से 6 भाग देंगे 1 बार, तो प्लस 1। 1/R बराबर जोड़ेंगे 3 2 5 1 6/6, तो 6 से 6 कट जाएगा 1 बार में, यानी कि R बराबर कितना निकल गया? 1 ओम। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि घरेलू वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंगों को लिखिए। तो घरेलू वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम और तथा रंग कार्य निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फेज तार होता है या गर्म तार होता है, जिसको हम जीवित तार भी कहते हैं। और यह तार लाल रंग का होता है, इसको हम लाल रंग का रखते हैं, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब इसमें जो होता है जीवित धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद दूसरा है न्यूट्रल तार या ठंडा तार। यह तार फेज के साथ मिलकर परिपथ बनाता है, और यह तार उदासीन होता है, मतलब इसमें किसी तरह की धारा प्रवाहित नहीं होती है, और यह काले रंग का होता है या नीले रंग का होता है। तीसरा होता है भूसंपर्क तार। यह तार हरा रंग का होता है, और यह तार घर के पास जमीन के बहुत नीचे धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। यह तार सुरक्षा के लिए होता है, यह हमें विद्युत झटकों से बचाता है। और इसमें लिखेंगे लास्ट में कि अलग-अलग रंगों का उपयोग करने से विद्युत कार्य करते समय तारों को पहचानना आसान होता है। तो जब हमारे घर में जो वायर होता है, एक तो होता है ये लाइव करंट होता है, ठीक है? और जो दूसरा होता है ये होता है अर्थिंग होता है। तो ये हमारे अर्थिंग नहीं होता है, ये होता है न्यूट्रल तार या ठंडा तार होता है। तो ये हमारे घर में ऐसे सप्लाई होता है। तो जब हमारा बोर्ड होता है, बोर्ड में जो ऐसे पिन बना रहता है कि इस तरह का रहता है बड़ा सा, ये 2 छोटा होता है। तो इसमें एक होता है हमारा फेज और एक होता है
न्यूट्रल तार। और जो तीसरा तार होता है, इसको हम कहते हैं भू संपर्क तार। तो भू संपर्क तार जो होता है वो हरे रंग का होता है, इसमें होता है, इस वाले में जुड़ा होता है। और ये घर के पास एक अर्थिंग होता है, और ये नीचे एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खोद करके एक धातु का प्लेट लगा करके इसमें इसको जोड़ा होता है, जुड़ा रहता है। तो इसको लगाने से ये फायदा होता है कि जब भी बिजली के उपकरण में विद्युत अगर आता हो, तो अगर उसको हम छू लेते हैं तो हमें बिजली का झटका नहीं लगता है, क्योंकि वो जो करंट आता है वो सीधे इससे होते हुए कहाँ चला जाता है, धरती में चला जाता है। 24 का अथवा है। इसमें लिखा कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के दिशा पर निर्भर करता है, यानी कि जिस दिशा में धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र उसी पर निर्भर करेगा। चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला दिया हुआ है कि चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, यानी कि अगर चालक में जितनी धारा प्रवाहित होगी, अगर धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, अगर धारा का मान अधिकतम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, यानी कि B समानुपाती होगा I के। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से सूचित करते हैं। दूसरा दिया कि चालक से बिंदु के बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो चालक है और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच का दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जब R का मान बढ़ेगा तो B का मान घटेगा, और जब B का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो R का मान घटेगा। फिर तीसरा में दिया है कि चालक धारा और बिंदु के बीच कोण की ज्या साइन पर निर्भर करता है, यानी कि जो चालक होता है, धारा होता है, और जो बिंदु होता है उसके बीच में जो कोण बनता है, जो साइन में बनता है, तो जो कोण बनता है उस पर निर्भर करेगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी है। उसके बाद लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है, हमको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की ज्ञात करने का नियम होता है दक्षिण हस्त अंगूठ नियम, या इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो इस नियम के अनुसार है कि दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत रखें। यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बताता है, तो मुड़ी हुई उंगलियां चालक क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है उपभाग 2। ये जो उपभाग है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र होता है, इसमें 2 कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा HC हो जाएगा HHH, और फिर दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और OH जो होता है ये जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है, यानी कि ये अम्ल वाला ग्रुप होता है, इसमें हम OH लगाते हैं। ये नोइक लिखा है, मतलब कौन सा ग्रुप है, COOH वाला है, ठीक है, ये ग्रुप दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा है मेथेनॉल। मेथेनॉल लिखा हुआ है, मतलब एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, और इसका होता है, इसमें CHO होता है, और इस जब मेथेनॉल होता है तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, ठीक है, ये अल होता है। तो ये दूसरे का हो जाएगा आंसर। उसका तीसरा दिया है 1 क्लोरो प्रोपेन। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, 1 2 3, और 1 क्लोरो है तो इसमें एक कार्बन जुड़ा रहेगा, क्लोरो लिखा है तो क्लोरीन जुड़ा रहेगा, ठीक है, Cl होगा, और बाकी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसके बाद चौथा में दिया है कि नाइट्रोमेथेन। तो ये भी एल्केन ग्रुप का है, तो इसमें भी जो पहला कार्बन है, मेथेन दिया है, यानी कि एक कार्बन होंगे, और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और नाइट्रो में लिखा हुआ है तो ये एक सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें लिखा है कि पहला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। दूसरा लिखा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। पहले का उत्तर है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील तथा नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है।
विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग निम्नलिखित है। हमको दो अनुप्रयोग बताना है। पहला अनुप्रयोग है कि धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता का पता लगाना। यानी कि जो धातु है वो धातु जो है वो जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि धातुओं द्वारा अन्य धातुओं के लवणों से धातु को विस्थापित करने की क्षमता का पता लगाना। इसका दूसरे में दिया हो कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा कि दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु का मिश्रण जो होता है उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु कहलाता है। तो हमको इसे बताना है कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम। तो कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुएं निम्नलिखित हैं। पहला है कांसा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉन्ज। यह कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग मूर्तियां, घंटियां इत्यादि बनाने में होता है। इसके बाद दूसरा है पीतल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रास। यह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। इसका उपयोग बर्तन, सिक्के इत्यादि बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला है कि निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। पहला दिया है SCHO, बी है कि CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो दूसरा में लिखा कि कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा का रासायनिक नाम। अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। तो सबसे पहले है दिया हुआ है SCHO। इसमें CHO दिया हुआ है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। और जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इसमें लास्ट में अल लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। फिर यहाँ है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 3 कार्बन है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो ये होगा हम लोग का प्रोपीन। उसके बाद दूसरे में है कि कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दूसरा आंसर है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है, जिसके कारण कार्बन कार्बनिक यौगिकों की विस्तृत श्रृंखला बनाने में सक्षम है। कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ एकल आबंध, द्विआबंध तथा त्रिआबंध बनाता है। उसके बाद तीसरा में है हमको बताना है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र और अणुसूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या क्या इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पे क्या होता है हमको बताना है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसमें ये बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने में बनता है सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, या इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं, प्लस जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और एक केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन अथवा में दिया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तीसरा है एकात्मक अभिक्रिया। तो सबसे पहले है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के अणुओं में उनके आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिकों या उत्पादों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें उदाहरण में है Na2SO4, यह है सोडियम सल्फेट, और BaCl2, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इसमें सोडियम का आयन है ये SO4 आयन, सल्फेट आयन, और इसका है क्लोराइड आयन Cl2। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बदल लेते हैं, यानी कि दूसरे का आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तब ये जो सोडियम है ये इसे क्लोरीन आयन के साथ जुड़ जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ, तो बन जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट, और ये बनता है सोडियम क्लोराइड। फिर दूसरा दिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये HCl है, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड और जल। तो जो साल्ट बनता है, ये हमारा जो लवण बनता है, ये कैसा होता है, उदासीन होता है। इसके बाद है तीसरा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का या उत्पाद बनाते हैं,
योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं या पदार्थ होते हैं, दोनों अभिक्रिया करके एक सिंगल पदार्थ बनाते हैं, एकल पदार्थ बनाते हैं। जैसे इसमें है कार्बन है और ऑक्सीजन, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले सेट को सॉल्व करेंगे।